अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ज़ोरिया मकबूल जहान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, ऐसे हालात में कि जब मईशत की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और मईशत दानों के मुताबिक मुल्क पर डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात मंडला रहे हैं, तो ऐसे में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दूसरी जानिब FBR के साबिक सरबराह शब्बर ज़ैदी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के IMF के साथ जल्द मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं है और मुआशी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन से पहले मुल्क में निगरान सेटअप कायम किया जा सकता है। और यह सारी जो इसहाक़ डार ने मुल्क डिफ़ॉल्ट ना होने की एक मुबैना खुशखबरी सुनाई है और ये कि वो ये बात साबित भी कर सकते हैं, तो फिर उन्हें इंतज़ार किस बात का है? वो मईशत ठीक करें, हो जाएगा साबित। देखिए, डिफ़ॉल्ट बिल्कुल और चीज़ है और मईशत ठीक करना बिल्कुल और चीज़ है। बार बार ये समझाया है कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क जो होते हैं, जो इतना ज़्यादा कर्जा ले चुके होते हैं, उनको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता। देखें, लैटिन अमेरिका के ममालिक में उन्होंने डिफ़ॉल्ट की एक रस्म डाली थी। मैक्सिको ने किया, ब्राज़ील ने किया और 3-4 ममालिक ने किया। उनको वो पाँव पे खड़ा करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, हम 10 साल 8 साल आपके साथ ज़्यादा मसला नहीं, अपने इकॉनमी को ठीक करें, फिर हमारे पैसे दे दिया कीजिएगा। अभी हम आपके पैसे नहीं लेते। ब्राज़ील के साथ भी यही किया, लेकिन ब्राज़ील का मसला यह था कि ब्राज़ील ने तो जब उनके साथ उन्होंने कहा कि पैसे दो, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा था आई विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। मैं जो अमेज़न के जो जंगलात हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जंगलात हैं, उसके अपना उसको काटूंगा और पैसे तो मैं दे दूंगा। अच्छा। तुम्हें पैसे अगर ज़्यादा चाहिए तो उस पर लोग चीखना शुरू हो गए। ये सारे वो तो रंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये दुनिया के फेफड़े हैं जहाँ से दुनिया जो है सांस लेती है। तो उसने कहा अच्छा तो ठीक है, वो उस ऑक्सीजन का रेंट पे करो जो तुम इस अमेज़न फॉरेस्ट से हासिल कर रहे हो। तो उसके साथ वो टेबल पे आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान को इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान के बारे में वो बेसिकली एक तसव्वुर रखते हैं कि पाकिस्तान को कि एसेट जो हैं वो कौन से हैं जिन पे हम कब्जा कर सकते। एसेट एक या और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो व कोई और हो, ये जुर्रत कम अज़ कम ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट को किसी तौर पर रख सके। और क्या है आपके पास? आपके पास गोल्ड रिजर्वायर तो नहीं है, लिथियम नहीं है, ऑयल नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट फार्मिंग करना पाकिस्तान की 22 करोड़ के अवाम में बहुत मुश्किल है। तो उसमें करते ये है कि वो मजीद आपसे कहते हैं कि आप हमसे मजीद कर्जा ले लें। अगर आप $5 अरब आपके हैं तो आप $6 अरब ले लें, ठीक है। और उस $6 अरब के बदले आपको 5 पहले हमारे जो किस्त देनी है वापस कर दें और $1 अरब से अपनी बाकी ज़िंदगी के रोज़गार वगैरह वो चलाते रहें। अच्छा, पाकिस्तान में 2 चीज़ें जो हैं होने वाली हैं इस मामले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो IMF की नेगोशिएशंस के तहत इन्होंने बिजली को बढ़ाना है, उसके निर्ख को बढ़ाना है, उसका पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना है, लेकिन सबसे अहम तरीन बात जो है वो हमारे है ट्रेजरी बिल्स जो हमारे लोकल लोन है। आप 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको ऐलान सुनने वाले हैं जो उन्होंने किया है कि हम पाकिस्तान में शरह सूद को बढ़ा देंगे। यानी पाकिस्तान में हमारा जो बैंकर है पाकिस्तान का, जो इन्होंने उसको इंडिपेंडेंट इस तरह की मकाम दे दिया हुआ है, जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे का, वो भी TDR जो है वो आपकी अपने नहीं खरीदने को तैयार है। पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स जो हैं, असल मसला इस वक्त जो है वो और है। और कल भी जब इमरान खान साहब से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था कोई दुनिया में मईशतदान मईशत को ठीक नहीं कर सकता जब तक 2 चीज़ें ना हो। उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और उस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक ना हो। फिर तो आप क्या करेंगे? डॉलर ना किसी ने खाने होते हैं, ना चबाने होते हैं, ना खर्च करने होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स पे आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपको इंडस्ट्री चलानी पड़ती है, आपको खेत में गन्ना उगाना पड़ता है, आपको ज़िंदगी के अंदर छोटा छोटा कारोबार करना पड़ता है, वरना आप ज़िंदगी गुजारते हैं, वरना आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और पाकिस्तान में हालत यह है कि इंडस्ट्री आपकी टोटल मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी हुई है। ऐसा ही ये पाकिस्तान में इन दोनों हुकूमतों की नाकामी है। अच्छा। क्यों? इमरान खान के क्यों हम नहीं कर सकते इसके ऊपर? सारी कंपनीज आई थी, इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आप यहां पर लोकल पुर्जे बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाएंगे, ठीक। यानी आप यहां पर स्टीयरिंग भी बनेगा, यहां पर इंजन भी बनेगा, यहां पर कंबक्शन की चीजें भी बनेगी, टायर भी बनेंगे, रिम भी बनेंगे, बाकी चीजें। और 5 साल के बाद पाकिस्तान में पूरी फैक्ट्री असेंबल हो जाया करेगी। अच्छा, लोगों इन्होंने पाकिस्तान के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और उसके साथ जरदारी और बेनज़ीर ने
इन सारों ने मिलके उनके साथ एक खास किस्म का क्रिमिनल एक्ट किया कि इनको इजाजत दे दी, तुम ताइवान से मंगा लो, सस्ते आते हैं, तुम जनाब उससे मंगा लो, मलेशिया से मंगा लो, अच्छा, तुम सिंगापुर से मंगा लो, तुम कोरिया से मंगा लो। इन्होंने ये किया कि वो सस्ते वहां से आते थे। उसमें हुआ ये थे कि जो ताजर थे, जो इन सियासी पार्टियों को पैसा देते थे ना, उन्होंने किया कि वहां से चीजें मंगाई, पैसा वहां से इन्वेस्ट किया, सप्लाई किया, यहाँ आके बेच दिया, यहाँ से भी मुनाफा कमाया, वहां से पैसा मुनाफा कमाया। ठीक है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने आते ही इन पे पाबंदी लगाई थी, रज़ाक दाऊद ने, बिल्कुल, कि आप फौरी तौर पे ये करें 5 उसके अंदर महीनों के अंदर के 6 महीनों के अंदर। आपको पता है कि उसके बाद किसने इंटरवीन किया था? एस्टैब्लिशमेंट ने। अच्छा, इनको चलने दो, तो ये चीजें बंद होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। अब एक और आज हमारे दोस्त हैं शब्बर ज़ैदी साहब, जी, उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया है कि इस 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है इंटरिम गवर्नमेंट आ रही। अब इंटरिम गवर्नमेंट किसकी फरमाइश पे आ रही है? किसकी फरमाइश? क्या 2 लोगों की फरमाइश पे आ रही है। एक तो यह है कि बिलावल साहब जो है वहां से एक परवाना लेके आए हैं, और कल उन्होंने ख़ास तौर पे उस परवाने की बुनियाद पर जनाब उछल के बातें की हैं कि अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को एड देना चाहता है ताकि आप अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले टेररिज्म को ख़त्म करें। ठीक है। आज मैं पढ़ रहा था 2003 की वो रिपोर्ट, 3 अप्रैल की, जो कांग्रेस के सामने पेश हुई थी कि हमारा पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे हैं। उसमें बताया गया था कि 2001 में पाकिस्तान को 10 मिलियन तकरीबन $1 करोड़ इमदाद मिली थी। अच्छा, लेकिन 2002 में पाकिस्तान को 1 अरब 3 करोड़ इमदाद मिली थी, यानी 11 गुना ज्यादा इमदाद दी गई थी। और उसके साथ साथ 1 अरब के जो सॉफ्ट लोन थे वो माफ किए गए थे। अच्छा, $1 अरब के। तो अब पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देना चाहता है और वो चाहता है कि उसके अपने बंदे से उसको खर्च करें। दूसरा, नून लीग पीडीएम चाहती है कि दरमियान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि सारी गालियां जो है नाकामी की उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। ये कुशन बीच में लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है बिल्कुल कि औरिया मकबूल जान हो या जफर हिलाली हो, इस जैसे जो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होते हैं, या 4-5 इकोनॉमिस्ट जो हमारा दोस्त वकार अहमद के दोस्तों के, इन लोगों को पब्लिक तस्लीम नहीं करेगी। पब्लिक का बिल्कुल जिसे कहते हैं शोर में आई हुई है कि हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं आती। ठीक है। हिलाली साहब, शब्बर ज़ैदी ने जो ये कहा है कि एक निगरान हुकूमत के टेन्योर के बारे में कोई आईनी हल तलाश किया जा रहा है, तो ज़ैदी साहब का ख्याल है कि अगली निगरान हुकूमत को 2 साल मिलने चाहिए ताकि वो मईशत को बेहतर बनाने के सिलसिले में सख्त और मुश्किल फैसले कर सके। तो ऐसा होने की कोई इम्कानात आपको नज़र आते हैं, और क्या ये ठीक फैसला होगा? देखिए, बात असल ये है कि या हम इकोनॉमिक्स पे बात करें या पॉलिटिक्स पे करें। अब दोनों को अगर मिला के करें तो चलिए आपका ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ। शब्बर ज़ैदी साहब को पता होना चाहिए कि IMF इस गवर्नमेंट से, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उससे अग्री भी नहीं करेगी उनके साथ अगले लोन के लिए साइन करें। इसलिए उनको पता नहीं है ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी, तो वो कहते हैं अगला गवर्नमेंट से हम करेंगे। अब आप इलेक्शंस तो नहीं कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं अगला गवर्नमेंट जो होगा टेक्नोक्रेट्स ये वो शायद हो, तो वो देखेंगे कि वो जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन सा गवर्नमेंट है जो अपना वादा रख सकता है। अच्छा। आपका पहला सवाल जो आपने कहा है, क्या हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, तो सीधी सादी बात है, किसी भी आप जाके पूछ लें IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से कि हमने आपको अपना कर्जा फेंट दिया है, वो कहेंगे नहीं। कि हम जाके फिर मल्टीलैटरल बाइलैटरल गवर्नमेंट्स को पूछें, चाइना, UAE, US, UK, कि भाई इन्होंने आपका कर्ज दिया है, आंसर विल बी नो। तो ये तो फिर झार साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दार साहब का मतलब है वो एक टेक्निकलिटी पे बात कर रहे हैं। एक ही किस्म का लोन है, सिंडिकेटेड बैंक लोन्स, दैट मीन बहुत सारे बैंक इकट्ठे होकर जो आपको देते हैं, और बॉन्ड्स। अच्छा, और इस वक्त वो बॉन्ड्स का हमने दे दिया है, वो 5 बिलियन थे, उसके अलावा और कुछ नहीं हमने फेंटा है। और बाकी जो है वो रोल ओवर्स हैं, भीख मांगते हैं, वो कहते हैं चलो यार जाओ, चलो हो गया, वो ही कर। तो
ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप तो डिफॉल्ट कर गए हैं। आपको वो दूसरे मुल्क आके कह रहे हैं बेचारा गरीब आदमी है, ले जा, अच्छा यार चलो जाओ जाओ जाओ, 3 महीने और रखो, 6 महीने और रखो, तो यू हैव डिफॉल्टेड। तो झूठ मत बोले। देखिए ये लोग हम लोगों को फुसला फुसला के ये कंडीशन में लाए हैं 30 साल की हुकूमत पे। आई एम सॉरी, और ये झूठ बोलते हैं। IMF कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ साइन ही नहीं करना चाहते। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुमने वो GST 800 बिलियन रुपया जो वादा किया था कर दिया है वापस? बिल्कुल नो। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा हम साइन नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट एग्रीमेंट में क्यों जाएं? ऑटोमेटिकली हम चले जाते हैं। मगर आपने एक अपना वादा पूरा नहीं किया है, फिर क्या होगा? तो फिर जाके वही भीख मांगना, वही किस्म का निगोशिएशंस। आप मुझे बताएं, जब इन पे कोई भरोसा है ही नहीं, वैसे अगर आप मुझे पूछें तो कोई इनको पैसे लोन नहीं करेगा। हिलाली साहब, मेरा यहाँ पे आप ही की बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या है? IMF क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा? ये लोग परवाह नहीं करते हैं, ये वादा कर देते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स ले लेते हैं, और पैसे इनके पास है ही नहीं देने के लिए। इनके पास जुर्रत नहीं अपने मुल्क को जाके कहें मैंने ये वादा किया, अब तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ। ये करते ही नहीं है। अच्छा, खुदा के लिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, इन्होंने जानबूझ के वादा किए, जानबूझ के वादा तोड़े हैं, इसलिए कि इनका इलेक्शन एस्पेक्ट भी लगता है ना कि उन्होंने भी कुछ मुआहदे किए थे और जाने से पहले वो तोड़ दिए थे। वो भी एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह आपको लगती है? भाई वायदा अगर किया था और तोड़ दिया था, बिल्कुल जो भी इनके ये वादा किया था इसको भी ब्लेम आना चाहिए। मगर ये तो पहले दफे आया है ना, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो उसके एडवाइजर्स कहते हैं ये तो होता रहता है सर, ये तो होता रहता है, वादा करें मगर पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टैक्स टू GDP, अब वो कह रहे हैं बच्चों नो, हम आए नहीं है, हम आएंगे ही नहीं तुम्हारे से बात करने के लिए जब तक तुम ये नहीं अग्री कर, ये पहले पैसे दो। आप क्यों समझते हैं इमरजेंसी लग रहा है? आप क्यों समझते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है? बाहर के डेट्स छोड़े, वो कह रहे हैं जो पाकिस्तानी रुपये में जो तुमने वादा किया था वो दो हमें, और वो देंगे। आप देखेंगे ये सही कह रहे हैं, बिजली की प्राइस पड़ेगी 850 रुपया हर लीटर पे पेट्रोल का टैक्स देंगे आप, देना पड़ेगा 800 बिलियन। और टैक्स टू GDP जो बढ़ गया है अब 11.5% होना चाहिए, वो भी आप देंगे। इट विल बी हेल टू पे। और जो गवर्नमेंट आएगी वो नहीं दे, वो कहेगी यार तुम कर लो। तो टेक्नोक्रेट्स आएंगे, टेक्नोक्रेट से करवा लें आप। यही आप चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स आके करवा लें। आप में तो हिम्मत नहीं है, वादा भी आपने किया है मगर हिम्मत नहीं हो, और फिर आप जाके पूरी दुनिया के सामने अपने लोगों को कहते मैंने खरज फेंट दी है। ये किस्म के लोग हैं आप। अच्छा उलिया साहब, इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत मानने का इंदिया दे दिया था, और बज़ाहिर हुकूमत के पास अब 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो IMF की शराइत पर अमल करे जिसके नतीजे में कमर तोड़ महंगाई होगी और PDM गैर मकबूल हो जाएगी, और दूसरा ऑप्शन ये कि शराइत ना मानी जाए जिसके नतीजे में मुल्क डिफ़ॉल्ट की नहज पर पहुँच सकता है और तब भी PDM ही गैर मकबूल होगी। तो क्या लगता है आपको, हुकूमत फंस चुकी है और अब टेक्नोक्रेट के जरिए रास्ता ढूंढा जा रहा है? देखिए, टेक्नोक्रेट तो एक शोशा छोड़ा गया है ताकि टेस्ट किया जाए कि हम क्या करते हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब ने एक बड़ी मजे की बात की, हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। अब ये लोग कहते हैं पेरिस क्लब शायद फ्रांस है। हाँ। ठीक, पेरिस क्लब फ्रांस नहीं है। पेरिस क्लब ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और अपना डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इन 4-5, कनाडा, इन मुल्कों से मिलके एक उन्होंने एक बनाया हुआ है लोन गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हम कर्जा देते हैं। इन मुल्कों ने अपने पैसे रखे हुए हैं इनके अंदर, और वो फिर मुल्कों की हालत को देख के देते हैं अपना कर्जा। पाकिस्तान ने $10 अरब देने हैं इसके, उसकी किस्त अदा करनी है। ये किस्त आपकी कौन अदा करेगा? राइवेंट की हल बेच के करेंगे, सरे माल बेचेंगे, एवनफील्ड बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कहाँ से लेंगे? वो आपके दोस्त हैं, बेल्जियम दोस्त है आपका, फ्रांस दोस्त है आपका, कनाडा आपका दोस्त है। कौन आपको कहता है कि आप पेरिस क्लब नहीं जाएंगे? लोगों को फ्रॉड मत करो यार, खुदा का खौफ करो।
और वो जो लाली साहब कह रहे हैं कि आप जाते हैं भीख मांगते हैं सऊदी अरब से, वो कहते हैं नहीं 4 महीने के लिए और मेरे पैसे रख लो। आप चाइना के पास जाते हैं, वो कहते हैं कुछ देर के लिए ऑफ ले। अच्छा, इन लोगों ने इतना जुल्म किया है इस मुल्क के साथ कि इनको जो एड मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, कर्जा मिलता था एशियन बैंक का, एशियन बैंक का पूरा प्रोजेक्ट होता है, ठीक, वर्ल्ड बैंक का पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट जो वॉल सिटी का था, मैं उस पर काम करता रहा। अच्छा, एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है ये 2% और 1.2% ये कर्जा देते हैं। IMF तो कर्जा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट उसका होता है, 2%, 2.3% ये देते हैं कर्जा। ठीक है। अब ये कर्जा खर्च देते हैं, अय्याशियां करते हैं, अल्ले तल्ले करते हैं, और फिर जब एक कर्जे की किस्त अदा करनी होती है तो फिर इस पेरिस क्लब जैसे लोगों से 10% के ऊपर, 6% के ऊपर, किसी और से 20-16% के ऊपर, अभी तक 16-17% हो जाएगा ना, वो कर्जा लेके पैसा वापस करते हैं और सूद की रकम मेरे खाते से लेके जाते हैं। अच्छा, इस तरह इन्होंने कर्जा चढ़ाया है लोगों के ऊपर, अपने अय्याशियों के ऊपर। आप सोचें कि ये मुल्तान का जो मोटरवे है, जिसके ऊपर अपने $5 अरब खर्च कर दिए, इस मुल्क को मकरूज किया, ये 1 साल हो गया ना बन गया हुआ, ठीक, बिल्कुल, इमरान खान से 1 साल पहले, तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले बन गया था। जी जी। आज इसको 4 साल हो चुके बने हुए। आप मुझे बताएं, इस मुल्तान के मोटरवे के ऊपर 2 हैं रेस्ट एरियाज सिर्फ, ठीक, उस रेस्ट एरिया की दुकानें नहीं को खरीद सका। क्यों? क्योंकि सर्वे ये कहता था कि मुल्तान लाहौर मोटरवे की जरूरत नहीं है, यहां ना बनाओ इतना $5 अरब का खर्चा, बंदे को मर्ज लगा हुआ है अपना टीबी का, और तुम जाके मर्सिडीज किस्तों पे लेके घर में खड़ा कर लेते हो। तुम्हें किसने कहा है? जिस वक्त 1997 के अंदर इस्लामाबाद उसका मोटरवे बन रहा था तो उसको 4.5 अरब खर्च हुआ था। उस वक्त भी कहा था नहीं इतनी ट्रैफिक नहीं, जीटी रोड को ठीक ठाक कर लो, जो 4 अरब का कर्जा न चढ़ाओ। आपको पता है 20 साल के बाद जाके कहीं इस ट्रैफिक हुई है कि सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट निकल रही है उसकी। अच्छा, शौक है। क्यों? इकोनॉमिक हिटमैन ये कहता है स्ट्रक्चरल कर्जे लो ताकि तुम कौम को मकरूज करो और फिर हम तुम्हारे ऊपर कब्जा करें, और वो कब्जा उन्होंने कर चुके हुए हैं। आपके एसेट्स जो हैं वो, जैसे आप देखें पाकिस्तान की, हिलारी साहब जानते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी जो है इस वक्त अमेरिका की, वो डेट उसको उन्होंने बेचना शुरू किया। 3 गाहक आए हैं उसके। पहला गाहक है एक यहूदी फर्म, उन्होंने कहा हम इसको सिनेगॉग बनाएंगे, ठीक। दूसरा है एक इंडियन पार्टी, और ये जो एम्बेसी है ना, ये मिर्जा अबुल हसन इस्फानी साहब ने पाकिस्तान को खरीद के तोहफे में दी थी कि आप ले लें या आप ले लें। अच्छा। ठीक, अब आप उससे जो मर्जी बनाते फिरे। अब एसेट के बिकने का वक्त है, पहले बाहर के एसेट बिकेंगे, फिर इंटरनल एसेट बिकेंगे, और फिर हम कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट नहीं किए हुए, मुल्क आप बेच रहे हो, आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं किए हुए। ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो इंटर्म गवर्नमेंट, प्रोलॉन्ग इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो कौन होगा जो तमाम पार्टीज़ को इस लॉन्ग टर्म इंटरिम सेटअप पर मुत्तफिक कर पाएगा, और क्या सियासी पार्टीज़ जो तमाम हैं वो मुत्तफिक हो भी जाएंगी इस बात पे? देखिए, आपको पूछना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट पे क्यों हम ये केयरटेकर गवर्नमेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो आप प्रेज्यूम आप कर रहे हैं कि एक इलेक्शन होने वाला है, ये क्यों आप प्रेज्यूम कर रहे हैं? भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने ब्लैंक चेक दिया है इनको। अच्छा, नो रिटर्न ऑफ इमरान खान, इसलिए सबको पता है इलेक्शन होंगे तो वो आ जाएगा ना। 70% पोल्स, द पोल्स शो 70%, और डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो नो तो अगर वो आएगा तो यू हैड इट। व्हाट डू यू मीन यू हैड? अगर हम खत्म हो जाएंगे, अगर इमरान खान जीत के आ जाए, तो इसके माने वो हमें वो आपको फिर डिफॉल्ट में ले जाएंगे। उनका हक है, उनके पैसे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, वो ले जाएंगे आपको डिफॉल्ट में। फिर क्या होगा? हर चीज बेचना पड़ेगा, एम्बेसीज छोड़े आपको एयरलाइंस और सब चीज, और फिर भी काफी नहीं होगा। तो एक तो वो हो गया। आपका मेरा घर बच जाए, मेरा और आपका घर भी नहीं बचेगा। दूसरी बात नहीं, कुछ एक तो अमेरिका कह रहा है, दूसरा इमरान खान खुद कह रहा है, आज उसने कह दिया है
कहने लगा कि मुझे पता है किसको इलेक्शंस नहीं चाहिए। अच्छा, उसको भी पता चल गया। अब आपको मैं बताऊं 6 और वीडियोस आ रहे हैं और वो ऐसे वीडियोस हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बकौल जो लोग कुछ लोगों ने जो देखा हुआ है। और उसके बाद आपको नहीं पता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए हैं? पूछिए तो सही। 6 क्यों? क्या? इसलिए कि वो लोकल काउंसिल यूनियन ज्यादा हो गए। अरे यार, 6 महीने पहले तो आपने उनको ठीक किया था और अब वो कह रहे 6 महीने के बाद वो ज्यादा हो गए, इतने हो गए हैं कि इलेक्शन मुनासिब। व्हाट इज दिस? कहने की बात ये है, देखिए 66% ऑफ आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट के वो निकल गए हैं। 66%, 70% लोग, मैं कहता हूं 80% लोग इलेक्शन चाहते हैं। तो कब खुदा के लिए इनका कब आप सुनेंगे? कि आप अमेरिका के सुनेंगे? कि आप वीडियोस रिलीज करेंगे? कि आप क्या कहते हैं, ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस और ऐसे जोक करते रहेंगे? खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा सीरियस इमरजेंसी आप लगाएंगे और विद इन शब्बर ज़ैदी इमरजेंसी लगाएगा और विद इन द इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा। अच्छा, उसका क्या मतलब है? बात असल ये है कि जी के वो कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का कुछ जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल। तो किसी को पता ही नहीं वो क्या होता है। तो इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों? कि इसलिए तुम झूठे वादे करके आते हो। क्यों? कि इसलिए कि तुम लोग इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन के कुछ भी करोगे, सेल द कंट्री डाउन द ड्रेन। तो ये लोग, इनको खुदा के लिए हमारे लोगों को एक मौका दें बोलने के लिए। और अगर फिर इनको इलेक्ट कर रहे हैं तो बस ठीक है, तो इसके माने यू डिजर्व व्हाट यू आर गेटिंग। मगर अब सब लोग पूछते हैं कि क्या होगा, क्यों? ठीक है, सवाल ये होना चाहिए कि कब होगा, कैसे होगा। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक मसला अभी हल नहीं होता कि एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि इमरान खान असेंबली में आए वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अगर पार्लियामान में ना आए तो जिन्होंने अपना काम करना है उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। तो ओरिया साहब, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जमहूरी रवैया अपनाया तो ठीक, वरना जो होगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो क्या बिलावल के ये अल्फाज और लहजा जमहूरी था? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिलावल जो है ना, वो पीपल्स पार्टी की वो इस वक्त जो लाश है, मुर्दा लाश है ना, उसके अंदर जान भरने की आखिरी कोशिश कर रहा है। अच्छा, एतजाज़ आसन साहब ने आज ये बयान जो दिया है वो बड़ा देखने वाला है। बहुत पुराना उनके पॉलिटिशियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले जब उन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया था, ही स्टूड फर्स्ट, तो उन्होंने उसको कहा था कि आप MPA का इलेक्शन लड़ें गुजरात से, और वहाँ से उन्होंने बाकायदा वज़ीर कानून और फिर वज़ीर इंफॉर्मेशन लगाया था पंजाब को, वहाँ से MPA बन के आए थे। बहुत उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा शायद एक भी सीट पीपल्स पार्टी पंजाब से ना ले सके। अच्छा, ठीक। सिंध के जो हाल है वो उसकी आखिरी उस सूरत हाल को बचाने के चक्कर में है। उसने जो तकरीर की है, उस तकरीर को उसने बेनज़ीर के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, असल मसला ये नहीं है। असल मसला यह है कि बिलावल एक पूरे मुकम्मल इस एजेंडे के तहत इंटरनेशनल टूर्स पे निकला था। अच्छा, और पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं और इंटरनेशनल जो कि तजज़ियाकार है वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह इसके वालिद जरदारी ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन के तहत अमेरिका में रह के उसके लिए अपने लिए रास्ता हमवार किया था, बिलावल भी इस तरह का रास्ता हमवार करने यहाँ आना चाहता है। क्यों? वजह यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान को आप खड़ा करेंगे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और आप वहाँ पर पाकिस्तान की सारी सूरत हाल जो बिल्ड करेंगे, तो आप सोचें कि वहाँ पर आपको पैसे दिए जाएंगे, आप फिर एक नई वॉर एंड टेरर के अंदर एंटर हो रहे हैं। अच्छा,
और उस वॉर एंड टेरर के एंटर होने के आसानियाँ शुरू हो गई थी। कल जो इमरान खान ने जो बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उसने कहा जिस वक्त हम मुज़ाकरात के बिल्कुल उस नतीजे में पहुँचे थे कि 48,000 कुछ जो थे ये टीटीपी के लोग थे जिनको हमने रिहेबिलिटेट करना था, जिनमें से 3,000 को जेलों से निकाला था, वहाँ से आने थे, उनके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर फंड्स एलोकेट हो गए थे। तो फिर किसने पाकिस्तान को दोबारा इस आग के अंदर झोंका और किसने फिर सारी रिफ्ट को पैदा किया? और उधर से अफगानिस्तान में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें जो अवाम की अक्सरियत है वो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ रही है, एक्सेप्ट के तालिबान गवर्नमेंट के। वो जो एक 5-6 साल के अरसे के थे उस ज़माने में हमने सिर्फ विड्रॉ किया था। अब इमरान एक एजेंडा लेके आया है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में फिर सेमिनार्स और वो शुरू हो गए हैं, टेररिज्म और दहशतगर्दी और फंडामेंटलिज्म और उसके बाद ये चीज़ें। और मैं बताना नहीं चाहता कहाँ सेमिनार्स हो रहे हैं, शुरू हो गए हुए हैं। मैं भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जगह के सेमिनार में इन्वाइटेड हूँ एक अगले हफ्ते में। ये फिर बताया जा रहा है और उसमें जो रिपोर्ट है ना सेनेट को, जो कांग्रेस को पेश की गई 2003 की, उसमें कहा गया था कि 2002 की जनवरी की मुशर्रफ की जो तकरीर थी वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क थी, वो बिल्कुल बिलावल की तकरीर से मिलती जुलती है। तकरीर निकालें, एक ऐसी सोसाइटी जो बड़ी पुरसुकून जा रही थी, उसमें मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान की सोसाइटी इनटॉलरेंट है, पाकिस्तान की सोसाइटी दहशतगर्द है, पाकिस्तान की सोसाइटी मुतस्सब है, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर हम पालते हैं। तो इस वक्त बिलावल साहब वो पूरा एजेंडा लेके तशरीफ लाए हैं कि हम एक ऐसी जंग के अंदर दोबारा कूद जाएं। आप खुद सोचें कि बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या होगा, KPK में हमारे साथ क्या होगा, और पंजाब में जो आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, इसमें अगर पंजाब में भी लोगों ने आपको मोहब्बत न बख्शी तो आपकी बातों के साथ आपका कोई साथ नहीं देगा। लेकिन उसके अंदर होगा ये कि अमेरिका जो है एक सुपरफिशियल की गवर्नमेंट, जैसे मिस्र में सीसी की गवर्नमेंट जो थी उसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया। आपको पता है कि बाजवा साहब मिस्र गए थे? जी जी। मिस्र में क्या करने जाते हैं आप? मिस्र में ट्रेनिंग लेके लाने जाते हैं कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया था मुर्सी को। अच्छा। कैसे वो अफ़गान मुस्लिमून को तबाह करते हैं। क्या मिस्र में आपका तल्लुक, कोई आपकी ट्रेड एग्रीमेंट है मिस्र के साथ? मिस्र में सिर्फ यही है कि एक ऑटोक्रेटिक अवाम के मुखालिफ गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है और कैसे ताकत के साथ लोगों को कुचला जा सकता है। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो का क्या एजेंडा है और बिलावल भुट्टो का इशारा किस तरफ है? वो कौन है जो इमरान खान का बंदोबस्त करने जा रहा है जिसको बिलावल भुट्टो रोक नहीं सकेंगे? और क्या इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस बुलाने का ये सही तरीका है? पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेक है, मेरा जो असेसमेंट है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और यह साहब से रिगार्डिंग द तालिबान। और ये मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि हमने जब उनके साथ इस वक्त निगोशिएट किया था, हमने उनको क्या नहीं ऑफर किया था। हमारे 2 शर्तें थे, हथियार मत लाओ और वापस आ जाओ। हथियार मत लाओ, डोंट ब्रिंग योर वेपन्स, और आ जाओ, और जो पाकिस्तान है वो तुम्हारा भी है हमारा भी है। ये क्या बड़ी ये गलत बात थी? नहीं, ये बड़ा अच्छा ऑफर था। और अगर ये ऑफर पे अगर हमने इस ऑफर को तोड़ा, माने कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो बताएं, अवाम को बताएं। इसलिए कि मैं को कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है। अवाम को कहा गया है कि हमने उनको ऑफर किया है, तहरीक तालिबान को। उन्होंने हमारे साथ जो किया है, अगर वो भूल जाएं, चलिए भूल जाएं जो उन्होंने किया है और हमने जो भी किया है बकौल उनके। ऑल्दो एज अ स्टेट पॉलिसी हमारा कभी नहीं रहा है कि बच्चों को मारो और जाके स्कूलों को बम करो। बहरहाल जो हुआ है, फॉरगेट इट। तुम लोग बाहर हो, हम कहते हैं आओ, आके रहो। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और विदाउट आर्म्स उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने तो अभी फिर शुरू किया, इसलिए शुरू किया है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से उनको मदद मिल रहा है। तो मैं कहता हूं कि हमारा ऑफर अच्छा था और हम उस पर कायम हैं। और अगर वो नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती आना चाहते हैं और ज़बरदस्ती टेरिटरी को लेना चाहते हैं, हम लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये मिस्र के पास जाना के कोई तुक ही नहीं बनता। तो देखिए,
इजिप्ट के साथ इस वक्त हमारा क्या मिलाप है खुदा जाने। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें जल्द से जल्द कहना चाहता हूँ कि इस वक्त परसेप्शन और रियलिटी ये एक है कि हम वापस अमेरिका के पपेट स्टूज वापस बन गए हैं, इसलिए कि विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और अब उसको पूरा करने के लिए क्या हमारे को पेनल्टीज क्या हमें देना पड़ेगा, लेट्स सी। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि कोई गवर्नमेंट और एक आदमी भी पाकिस्तानी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये तो 100% है और मेरे ख्याल में कोई होने नहीं देगा। तो किस बात पे अमेरिका इतना डरा हुआ है एक आदमी से जो इस वक्त पाकिस्तान का मेजॉरिटी सपोर्ट है? भाई क्यों नहीं उसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जरूरत है तुम्हें उसको खत्म करना? और पूरा आपका पूरा कैंपेन ही मस्ट नेवर कम बैक, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वो ये है वो है। क्यों? ये सब पता है हम लोगों को और हम इस अनएक्सेप्टेबल इस किस्म की इंटरफेरेंस। इसलिए मैं कहता हूं अमेरिकन पब्लिक के ऊपर, फॉरगेट बाइडेन, अमेरिकन पब्लिक पे जाएं और कहें हम आप भेजें अपने ऑब्जर्वर्स, लेट देम सी द इलेक्शन, देखिए कितना फेयर होगा और उसका नतीजा आप लोग फिर माने, कुछ करें ऐसी चीज। इसलिए कि जब एक हुकूमत जैसे वो अमेरिका तो 230 कूज में इन्वॉल्व हुआ है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। कौन नहीं जानता है लैंडे के साथ क्या किया, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, कौन नहीं जानता है? तो भाई क्या जरूरत है उनसे बात करने? डोंट डू व्हाट दे वांट। मगर अब आप फंस गए। आपके ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो 30 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रहे हैं और मैंने काम किया है और मुझे उनका ये मैंने काम किया, मैं कह सकता हूं अभी क्या होता है। ठीक है। और ये सब मैं वापस आना चाहूँगी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे। अच्छा, पीडीएम जो खुद अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की शिकायत करती रही है, वो इमरान खान को मुबैना तौर पर उसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं, तो क्या इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है और इसका एंड कहाँ होगा जाके? देखिए, इमरान खान की जिस दिन असैसिनेशन अटेम्प्ट में नाकामी हुई है ना, उस दिन से बहुत ज़्यादा जो है ना ये जिटरी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान को किसी न किसी से ख़त्म कर लिया। आप देखें, आप इंटरव्यू लेने गई थी तो आप कितना वो सर्च कर रहे थे, क्योंकि उनको एक खौफ ये भी था कि किसी एक असैसिनेटर को हायर करके किसी कैमरामैन की शक्ल में जैसे अहमद शाह मसूद को मारा गया था वैसे ना मारा जाए। हिलाली साहब ने भी काम किया और मैंने भी काम किया। हमने पूरे इस 34 साल के अंदर इस मुल्क को लूटते हुए देखा है अपनी आंखों से और हमें पता था कि ये डुबो रहे हैं। उसका आज नतीजा है कि हम इस जगह पे पहुंचे। इमरान खान क्यों उनको काबिल कबूल नहीं? इमरान खान इसलिए काबिल कबूल नहीं कि इमरान खान का कान नहीं मरोड़ा जा सकता। अच्छा। इमरान खान का ना बाहर को बैंक अकाउंट है। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान का ना कोई सरे पैलेस है और ना उसका हेवन फील्ड है। इमरान खान का मसला यह है कि उसकी जायदादों का कोई पाकिस्तान में तो ये एक रायवंड का और बिलावल हाउस ये तो एक पीनट है, ये तो एक छोटी सी चीज है जहां आपके एक रेस्ट हाउस है जहां ये लोग आके रहते हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ये अगर आज ये अमेरिका के खिलाफ जाए इनको वहां पकड़ लेंगे कि भाई साहब एक मिनट ये पैसे दो वापस करो या हम तुम्हारे कब्जा करते हैं। बिलावल भुट्टो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ज़बान बोल रहा है। और एक मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिफ्ट क्रिएट करनी चाह रही है, डोर टू डोर पॉलिटिकल फाइटिंग आपस में, इन फाइटिंग अमंग द पीपल। पहले भी उन्होंने शुरू की थी, मौलाना फजल रहमान को कहा था तुम जुलूस निकालो, तुम करो, उससे जलसे जलसे शुरू भी कर दिए थे। नून लीग ने भी जुलूस निकालने शुरू किए। वो हुआ ये कि वो जब लिबर्टी पे पहुंचे तो अल्लाह दिता पेप्सी के साथ वो 50 लोग जो थे उनके अलावा कुछ कर ना सके, सामने नहीं आ सके। वो पब्लिक रैलीज में जा नहीं पा रहे, वरना वो कब के जा चुके होते और उसमें अवाम की इन फाइटिंग जब होती तो आपको रास्ता मिल जाता। इसीलिए एक सोचा छोड़ा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट को हम ला रहे हैं
और उस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पब्लिक को कहा जाएगा, जाहिर बात है अगर कोई अमेरिकन फंड्स आ गए, जैसे मैंने आपको बताया $1 बिलियन एकदम रिलीफ का कोई फंड आ गया और पब्लिक को थोड़ी सी आपने रिलीफ दे दी तो उन्होंने कहा जी बस ये ठीक है, पॉलिटिशियन तो बहुत 2 नंबर थे। ये एक नुस्खा आजमाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के आने से पाकिस्तान में न तेल के कुएं निकलेंगे न सोने के ज़खायर आएंगे। बिल्कुल मसाइल हल नहीं होने वाले। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गवादर के अवाम एक बार फिर हक 2 तहरीक के तहत एहतजाज कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल उनके साथ उनके मसाइल हल करने के सिलसिले में एक मुआहिदा किया था, उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ है, लिहाजा उनके मसाइल वहीं के वहीं हैं। मंगल के रोज़ तहरीक के कारकुनान और पुलिस के माबैन हाथापाई हुई है, शेलिंग लाठी चार्ज हुई जिससे मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए और फायरिंग से एक पुलिस एहलकार के जाँ बहक होने के बाद गवादर में हालात कशीदा हो चुके हैं। और ये साहब, गवादर की हक 2 तहरीक है क्या और किन इशूज़ पर यह तहरीक चलाई जा रही है? देखिए, जब ये हो रहा था तो हमने इसके लंबे चौड़े प्रोग्राम्स किए थे। गवादर में हिदायतुर रहमान साहब जो हैं बहुत एक इसका एंथुसियास्टिक किस्म के लीडर के तौर पे उठे और वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं और कॉम्प्रेस पार्टियों के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्रेस पार्टियाँ जो हैं ये बेसिकली गवादर के नाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल करके अपना जो है वो काम निकालती हैं और हिस्सा लेती हैं। और आप देख लें PDM के अंदर इस वक्त अख्तर महंगल साहब भी हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं उसके अंदर शामिल हैं। ये सारे वो कॉम्प्रेस पार्टी जो पूरी पुरोचों को कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, गोलियाँ चलाती है, ये करती है। तो उन्होंने एक हक 2 तहरीक चलाई थी और मैंने शायद अभी अगर कुछ वीडियो अगर चला सकें तो आप वो मैंने उनको देखा, उनमें एक खातून थी उसकी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है। अच्छा। उसके अंदर जो कि पूरे के पूरे उस धरने की रोटियां पकाती थी और अकेली रोटियां पकाती थी उनकी, पूरा का पूरा वो एक बड़ी सिंबॉलिक तौर पे वहाँ उभरी थी। और गवर्नमेंट ने उनके साथ मायदा किया था कि हम आपके साथ ये डील करेंगे, आपके ये पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, रोड है, कोई और तो मुतालबा है नहीं। यानी जिस आपको सोने की चिड़िया को आप $बिलियंस लगा के आपने उस पर एक पोर्ट बनाई है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने ये किया है कि आपने उसके साथ एक जेटी बनाई है जो नॉर्वेजियन ने बनाई थी। फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे का सारा सीपैक है, गवादर डिस्टर्ब है तो सीपैक की आप बेशक 10,000 रोडें बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ख़त्म। तो असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि ये हिदायतुर रहमान साहब जो थे बेचारा स्कूल टीचर, फिर उसके बाद वहाँ से एक आम सा आदमी है, लेकिन उसने एक तहरीक बना दी। उसका कसूर यह है कि वो जमात इस्लामी का है, अच्छा, वो कॉम्प्रेस नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता है और ग्वादर को भी बेहतर बनाना चाहता है। अब इस वक्त सारी की सारी फोर्सेस जो है मिलके एस्टैब्लिशमेंट की खराबी पता है क्या बलूचिस्तान के साथ? वो कहते हैं ये सरदारों को अपने साथ रखो, इनको मुट्ठी में रखो, ये गोरे का संडेमन की पॉलिसी है, बुट्टी को रखो, मरी को रखो, ठीक, उसके बाद जनाब अपना किसका उसको मेंगल को रखो, फलां को रखो, इसको रखो। ये सारे के सारे लोग जो थे ये तमाम के तमाम सिब्बी मेले में वायसराय की बगी खींचा करते थे। अच्छा, घोड़े की जगह सरदारों को लगाया होता था उसने, क्यों? अपने अवाम को दबा के रखे। एस्टैब्लिशमेंट ने 1980s के बाद पहली दफा जब 70s के बाद जब आर्मी एक्शन हुआ इनको दोबारा खड़ा किया वहां पर। अच्छा। और आप जो चाहते हैं, हिदायतुर रहमान एक लोकल लीडर है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का आवाम के दिलों में रहता है। अब वो इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये पब्लिक के साथ नहीं चलना चाहते, ये अपने टोनियों के साथ डील करना चाहते हैं। वही जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कि अवाम का नुमाइंदा ना आए और लोग आए। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इस तहरीक के बारे में और क्या वजह है कि इस सिलसिले में अभी तक कोई इकदाम नहीं हो सके हैं, मुतालिबात क्यों नहीं माने जा सके अभी तक? देखिए, 4 इश्यूज हैं ग्वादर में, फ्रेश वाटर, बिजली, ट्रोलिंग और चेक पोस्ट। बिल्कुल। और इससे पहले जब इनका ये हुआ था एजिटेशन, काफ़ी हद तक इनको कंसेशंस दिए गए थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कंसेशंस हमने वादा तो कर दिए थे, मिले थे कि नहीं, हुआ नहीं। हाँ। मगर अगर नहीं मिले थे तो उनका हक है वो निकलने का, और अगर मिल गए थे तो फिर मेरे ख्याल में, मगर मैं 2 चीज़ों पे कह दूंगा, फ्रेश वाटर उनको चाहिए था, मेरे ख्याल में वो चीन ने दे दिया है या देने वाला है मुफ्त, डिसैलिनाइजेशन प्लांट नहीं हुआ। वैसे अफसोस है कि चीन को छोड़ें, हम लोग खुद उनको एक ऐसा प्लांट देना चाहिए, इसलिए कि ये एक वाइटल स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। दूसरी बात, बिजली,
पता नहीं उसका वो हुआ ईरान से आता है, ठीक तरीके से आता है या नहीं आता है, क्या उनको ये आज। मगर ट्रोलिंग, उसके बारे में मैंने कुछ दरियाफ्त की। देखिए ट्रोलिंग होता है मछली की शिकार, और वो ठीक कह रहे हैं, ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के चीन के ट्रोलर्स आके अगर हमारे टेरिटोरियल सी के अंदर और इंटरनल कोस्ट लाइन के अंदर ये करें तो दूसरों के लिए कुछ रहता नहीं है। और ये बड़ी सही बात है कि कुछ कंट्रोल उन पे होना चाहिए, ये हमारा ज़मीन है, हमारे लोगों के लिए है। मगर जब मैं थोड़ा सा और इंक्वायर किया तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि कराची वाले इधर आके शिपिंग करते हैं, ये फिशिंग करते हैं। ये गलत बात है, ये पाकिस्तान है और वो पोर्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान सबके लिए, ये नहीं कराची वाले और ये वाले। और दूसरी जो मेरे ख्याल है चेक पोस्ट, देखिए बड़ी इनकन्वीनियंट बात होती है चेक पोस्ट पे, कभी कभी लाइन लग जाता है, लोग ये होते हैं, और ख़ास तौर ऐसे सेंसिटिव एरिया जिधर फॉरेनर्स भी हैं और हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और स्ट्रेटेजिक और दहशतगर्दी के भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको रोकना पड़े तलाश के लिए और बहुत चेक पोस्ट हैं, वो आप कहते हैं मोर देन यूजुअल, मुझे नहीं पता क्या तरीका है कि इसको जल्दी से इतनी इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, मगर कुछ ना कुछ बातों से ये अमल हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन दे के बैठ जाएं और सब चीज़ बंद करके और फिर लड़ाई हो जाए और अब एक पूरे पुलिस वाला मारे भी गया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे हाई लेवल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जो मैंने कल परसों आपको कहा था, बलूचिस्तान में तो चीफ मिनिस्टर तो नज़र ही नहीं आता और जैसे मैंने कल भी कहा था, इंटीरियर मिनिस्टर तो इनकैपेसिटेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हो क्या रहा है ऐसे की एरिया में? चार जीओसीज चेंज हुए हैं 4 साल में। ठीक है, और साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लास्ट मिनट रह गया। बस आखिरी मिनट में आपको बता दूं कि बुनियादी तौर पर ट्रोलिंग का कराची का एतराज़ यह है कि कराची की जो कंपनियां हैं वो वही चाइनीज़ कंपनियां होती हैं और उनका वो ठेका लेके वाया से उस तरफ लेके लोकल फिशरमैन बेचारे को कुछ नहीं मिलता। वो कहता है हमारा रिस्क है, हमें कुछ तो जब तक बन जाएगा फिर देखी जाएगी, हम देखी जाएंगे। और दूसरा जो है वो ये है कि वो वहाँ पर जो बिजली है वो बिजली जो है पोर्ट तक महदूद की हुई है। शहर के लोगों को 2000, ईरान की बिजली सिर्फ 60 किलोमीटर तक पसनी तक आती है, गवादर वहाँ से 200 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है नाजरीन, डिस्कशन आपने सुनी। नाजरीन कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।